हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं द्रव की द्रव्य विलेयता एवं ठोसों की द्रव्य विलेयता की व्याख्या करने के लिए राउल्ट के नियम को लेके आ रहा हूँ। राउल्ट का नियम, राउले का नियम भी कहते हैं इसको। ये राउल का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, कंपटीशन में भी बहुत आता है। इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउल का नियम। इसको राउल के नियम को राउले का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउले का नियम, ठीक है। राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ है ये द्रव की द्रव्य विलेयता तथा ठोसों की द्रव्य विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव्य विलेयता, द्रव की द्रव्य विलेयता दोनों की व्याख्या करता है, ठीक है। यह नियम दिस लॉ फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट ने दिया, जो द्रव की द्रव्य विलेयता, solubility of liquid in liquid, solubility of liquid in liquid तथा ठोसों की द्रव्य विलेयता, solubility of solid in liquid की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। तो ये जो राउल्ट का जो नियम है, द्रव की द्रव्य विलेयता, दोनों ही जो द्रव लिक्विड है कैसे होने चाहिए? वॉलेटाइल होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी ठोसों की द्रव्य विलेयता में ठोस सॉलिड कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल, अवाष्पशील होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन की ये एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। जब इससे पहले हमने हेनरी का नियम जो पढ़ा था, हेनरीज लॉ, वो गैसों की द्रव्य विलेयता की व्याख्या करता था। किसकी व्याख्या करता था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों की द्रव्य विलेयता की व्याख्या करता था हेनरी का नियम। लेकिन राउल्ट का नियम दोनों की व्याख्या करता है, द्रव की द्रव्य विलेयता तथा ठोसों की द्रव्य विलेयता। अब दोनों द्रव जो होंगे वो कैसे होंगे? दोनों ही द्रव वाष्पशील होने चाहिए। दोनों ही द्रव कैसे होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए। और उनमें जो बाहर से घोला गया द्रव है वो ज्यादा वाष्पशील होना चाहिए, ठीक है। और जिस द्रव में घोला गया है वो कम वाष्पशील होना चाहिए। तो पहला जो राउल्ट का नियम दिया गया है वो कौन सा पहला नियम? राउल्ट के नियम दो दिए गए हैं, ठीक है। वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। पहला जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है।
इसके लिए दिया गया है। कोई मतलब बाहर से जो विलेय है, सॉल्यूट है, वो ज़्यादा वाष्पशील है और उसको घोला गया है, जैसे वाटर लिक्विड में, मतलब किसी विलेय द्रव को ऐसे द्रव विलायक में घोला गया है जिसमें विलेय द्रव ज़्यादा वाष्पशील है और विलायक वो कम वाष्पशील है, तो उससे एक विलयन बन गया है। तो इस वाष्पशील द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? वाष्पशील द्रव विलयन में। इन volatile liquid solution the partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction। ठीक है, वाष्पशील द्रव विलयन में इसके अनुसार क्या परिभाषा दी गई राउल्ट के नियम में? वाष्पशील, बिल्कुल सरल परिभाषा बता रहा हूं, वाष्पशील द्रव विलयन में, वाष्पशील द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वाष्पशील द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ये वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के ये राउल्ट का नियम है। क्या है? इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, प्रथम अवयव के लिए निकालें, प्रथम अवयव यानी अवयव फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम अवयव के लिए निकालें। माना कि किसी उस द्रव विलयन में अवयव फर्स्ट और अवयव सेकंड ये दो हैं। क्या है? अवयव फर्स्ट और अवयव सेकंड है। तो प्रथम अवयव के लिए निकालेंगे तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो P1 इक्वल P1 नॉट X1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये देखेंगे कि P1 क्या है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का है, मतलब प्रथम द्रव अवयव का आंशिक दाब है, और X1 क्या है? उस प्रथम द्रव अवयव की मोल भिन्न है वाष्पावस्था में। ठीक है, और P1 नॉट क्या है? यहाँ प्रथम शुद्ध द्रव अवयव, समान ताप पर प्रथम शुद्ध द्रव अवयव का वाष्प दाब है। यहाँ पर P1 नॉट इक्वल क्या है? समान ताप पर प्रथम शुद्ध द्रव अवयव का वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्योर कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्योर कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर, वो क्या है? P1 नॉट। ये P1 नॉट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है। तो P1 यहाँ शुद्ध द्रव अवयव का वाष्प दाब है प्रथम द्रव अवयव का समान ताप पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे द्रव अवयव के लिए निकालेंगे। द्वितीय सेकंड कंपोनेंट, द्वितीय द्रव अवयव के लिए निकालेंगे तो ये क्या होगा? P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, दैट इज P2 इक्वल P2 नॉट X2। ठीक है, और यहाँ भी P2 नॉट ये क्या है? समान ताप पर दूसरे शुद्ध द्रव अवयव के लिए क्या है? वाष्प दाब है। ठीक है, यहाँ जो P2 है, P2 नॉट
ये P2 नॉट क्या है, समान ताप पर दूसरे द्रव अवयव के लिए वाष्प दाब है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर, ये P2 नॉट है। ओके, तो इस तरह से ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग दोनों द्रव विलयन के लिए ये बताया गया। अब यहां से आगे देखिए, आपने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तो पढ़ा होगा, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है। ठीक है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार देखेंगे तो ये दोनों ही द्रव हैं, वाष्पशील हैं। तो इस वाष्पशील द्रव विलयन में दोनों द्रव अवयवों का जो आंशिक दाब है वो कुल दाब के बराबर होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज द सम ऑफ बोथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, दोनों जो द्रव अवयव हैं, लिक्विड कंपोनेंट हैं, उनके आंशिक दाबों का योग जो होगा वो कुल दाब के इक्वल होगा, यानी P टोटल P कुल इक्वल P1 प्लस P2 ये होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 3। अब P1 एंड P2 की जो वैल्यू है दोनों को हम पुट कर देंगे जो पहले वाले में था। P1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, P1 नॉट x1, और P2 की वैल्यू क्या बताई थी, P2 नॉट x2। ठीक है, तो P टोटल, कुल को हम टोटल कह सकते हैं। ठीक है, तो P कुल इक्वल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। वी नो दैट जो दोनों द्रव विलयन हैं उनकी जो मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है, उन मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या आता है, किसी द्रव विलयन के लिए सभी मोल भिन्नों का योग हमेशा इकाई आता है। ठीक है, तो x1 इक्वल निकाले हैं तो 1 माइनस x2 आ जाएगा, ये इक्वेशन हो गया 5। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें इक्वेशन 4 में। ठीक है, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4, यानी समीकरण 5 की वैल्यू को, समीकरण 5 के मान को समीकरण 4 में रख दें। ठीक है, तो क्या प्राप्त होंगे, वी गेट P कुल, समीकरण 5 के मान को समीकरण 4 में रखने पर P कुल बराबर P1 नॉट x1 की जगह 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो प्लस वाली वैल्यू है इसको हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। तो देखो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P कुल बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस, इस प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें, इस माइनस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो P1 नॉट x2 बाद में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो P कुल बराबर P1 नॉट प्लस x2, इसमें से कॉमन ले लेंगे, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, द्रव विलयन के लिए विलेयता की व्याख्या करने के लिए कुल दाब जो निकालेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, तो ये फॉर्मूला आएगा P टोटल इक्वल P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। P2 और P1 ये सेकंड और फर्स्ट कंपोनेंट के सेम टेम्परेचर पर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हैं। क्या है, वेपर प्रेशर, मतलब दोनों प्रथम और सेकंड द्रव अवयवों के समान ताप पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब।
प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है P2 और P1। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का। ओके, X2 क्या है, यहाँ मोल भिन्न है सेकंड अवयव की, और P1 नॉट या फर्स्ट कंपोनेंट की सेम टेम्परेचर पर प्योर अवस्था में क्या है, वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया 6। तो इस इक्वेशन 6 से हम वाष्पित द्रव विलयन के लिए कुल दाब निकाल सकते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए हम वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन 6 से। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं कि इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा। इसका जो ग्राफ आएगा वो किस प्रकार आएगा, तो देखिए इस ग्राफ को हम यहाँ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ x1 इक्वल फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ x1 इक्वल 0 और यहाँ x2 इक्वल 1 और यहाँ x2 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो गई मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। ये जो ग्राफ आएगा मोल भिन्न और वाष्प दाब के बिटवीन खींचा जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन ये ग्राफ प्लॉटेड किया जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट वोलेटाइल है लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट जो बाहर से मिला गया है वो मोर वोलेटाइल है। सेकंड कंपोनेंट सॉल्यूट है जो बाहर से मिला गया है वो ज़्यादा क्या है, वेपोराइजेबल है। तो हम यहाँ बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, X2। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, X1। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपोनेंट सेकंड है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल कंपेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट की कंपेयर सेकंड कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है, अर्थात सेकंड कंपोनेंट जो विलेय बाहर से घोला गया है वो ज्यादा वाष्पशील है। ठीक है, तो ज्यादा वाष्पशील है, तो यहाँ सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। X2 यहाँ 0 है और X2 इक्वल 1 है, तो इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊंचा जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऊंचा जाएगा, थोड़ा सा हायर जाएगा, और ऐसी स्टेट में इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, बाहर से जो विलेय सॉल्यूट घोला गया है, वोलेटाइल सॉल्यूट घोला गया है। ठीक है, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो P1 0 होगा, P1 नॉट होगा। अब सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। वो सेकंड कंपोनेंट जो है, कहने का मतलब सेकंड कंपोनेंट तो सॉल्यूट हो गया, और फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा माना था हमने, X1 की मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है, और उसके लिए थोड़ा सा कम आएगा ये ग्राफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है उस फर्स्ट कंपोनेंट में हमने क्या किया, सेकंड कंपोनेंट को क्या किया, डिजोल्व किया। क्या किया, डिजोल्व। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, एक कंटेनर में हमने पहले तो फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया, फर्स्ट कंपोनेंट पे किसको मिक्स कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को। तो फर्स्ट कंपोनेंट कम वोलेटाइल है और सेकंड कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है। तो सेकंड कंपोनेंट X2 का 0 से लेकर X2 इक्वल 1 तक आएगा, जो ग्राफ आएगा थोड़ा सा हायर आएगा। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट कम वोलेटाइल है यानी कम वाष्पशील है, तो उसका ग्राफ X1 0 से लेकर X1 यहाँ तक 1 तक आएगा, वो कम आएगा। ठीक है, इसका वाष्प दाब में जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा है और ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, और ये आ जाएगा, पहला वाला जो आया था वो सेकंड के लिए P2 था, और ये किसके लिए आ रहा है, P1। ठीक है, दोनों के पार्शियल प्रेशर हो गए P1 और ये P2 हो गया। ओके, अब इन दोनों को हम देखेंगे तो P1 इक्वल क्या आएगा, P1 नॉट X1, और P2 इक्वल क्या आएगा, P2 नॉट X2। ठीक है,
तो इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे हम, तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा और यहाँ टोटल पी कुल का मान आ जाएगा। पी कुल का मान कितना आएगा? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, दोनों को मिला करके ये आएगा। ये वास्तव में ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताया गया है। किसके लिए? एक आदर्श विलयन के लिए ये ग्राफ बताया गया है, जो द्रव की द्रव्य विलेयता को एक्सप्लेन करता है। इसमें पहला जो द्रव है कंटेनर में भरा हुआ है वो कम वाष्पशील है, ठीक है, और दूसरा द्रव जो बाहर से घोला गया है ज्यादा वाष्पशील है। तो दूसरे द्रव सेकंड कंपोनेंट के लिए ज्यादा ये ऊंचा ग्राफ आएगा। देखो ये ऊंचा ग्राफ आ रहा है, ठीक है, x2 = 0 से x2 = 1 तक ये मैक्सिमम ग्राफ है, और फर्स्ट कंपोनेंट के लिए ये थोड़ा सा कम ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ही पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब को व्यक्त करेंगे दोनों की को, और दोनों को मिला देंगे तो ये कुल दाब निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ है द्रव की द्रव्य विलेयता के लिए वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के मध्य आरेख है। ये जो किसका डायग्राम है? द्रव की द्रव्य विलेयता के लिए, द्रव की द्रव्य विलेयता के लिए मोल भिन्न तथा वाष्प दाब के मध्य आरेख है। ये जो किसका डायग्राम है? द्रव की द्रव्य विलेयता, द्रव की द्रव्य विलेयता के लिए या वाष्पशील द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब वर्सेस मोल भिन्न में ग्राफ, वाष्प दाब और मोल भिन्न में ग्राफ है ये, ठीक है, ओके। तो ये पहला मैंने वाष्पशील द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या की। दूसरा जो राउल्ट का नियम दिया गया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो नियम दिया गया सेकंड लॉ, अवाष्पशील विलेय ठोस युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम दिया गया था। किसके लिए? सेकंड जो लॉ है वो कौन सा है? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट containing लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग लिक्विड सॉल्यूशन। आपको पता है किसी ठोस को हम द्रव में घोल देते हैं तो वो ठोस कैसा है? सॉलिड, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील। जैसे नमक को हमने जल में घोल दिया, तो जो नमक सॉल्ट घोला गया है जल में, तो नमक तो क्या होगा? वाष्प नहीं बनाएगा, लेकिन जल विलायक वाष्प बनाएगा। तो वास्तव में जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब किस पर डिपेंड कर रहा है? विलायक की मोल भिन्न पर। किस पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए कुल वाष्प दाब द्रव विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलेय ठोस युक्त द्रव विलयन का वाष्प दाब PS द्रव विलायक की मोल भिन्न x सॉल्वेंट का मतलब विलायक के समानुपाती होता है, तो ये नियम ये कहता है, अर्थात PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x सॉल्वेंट का मतलब विलायक, ठीक है। अर्थात PS बराबर P0 x विलायक का मतलब सॉल्वेंट कहते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा
यहाँ पर जो पी नॉट है ये समानुपातिक स्थिरांक है जो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है। पी नॉट एक समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है, जो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है। ओके, पी नॉट क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो ये जो दूसरा जो नियम दिया गया ये राउल्ट का नियम बताता है कि जो विलायक है, द्रव विलायक, उसमें विलेय ठोस घोला गया है, जो बाहर से जो ठोस कैसा होगा, बाहर से जो घोला गया है अवाष्पशील होगा, ठीक है। तो उस अवाष्पशील विलेय के द्वारा कोई वाष्प नहीं बनाई जाएंगी, वेपर नहीं बनाई जाएंगी। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा, उस विलयन में विलायक के द्वारा ही केवल वाष्प बनेंगी। तो इसलिए ऐसे विलयन का जो वाष्पदाब है, वेपर प्रेशर है, वो किस पर डिपेंड करेगा? विलायक की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, घोले गए विलेय ठोस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे विलयन का कुल वाष्पदाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना हमेशा कि शुद्ध द्रव विलायक की तुलना में विलयन का वाष्पदाब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूँ। तो अवाष्पीय विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम ये हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ओके। और भी कुछ क्वेश्चन क्वेरी हों मुझे बताएं, ओके। बाय बाय।